अ वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ नदीम। तो आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डुएट एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ रहती हैं, स्कीम्स रहती हैं या एक्ट रहते हैं उनके बारे में, और जानेंगे कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और अगर इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं तो आप किस तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की जो करंट अफेयर्स है वो मोस्टली जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती है, तो उनसे मैंने सेलेक्ट किया है। और आप इसके लिए जो है मैक्सिमम 6 मंथ के लिए करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम हमारा जुलाई में होता है, जून में होता है, तो आप जनवरी से लेकर मई तक के या फिर जून तक के करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। जिस महीने में एग्ज़ाम होता है उस महीने के करंट अफेयर्स छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उस महीने के करंट अफेयर्स को नहीं पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले के जो होते हैं जनवरी से लेकर या फिर जिस मंथ में है उससे 1 महीने पहले तक, मान लो मई तक, आप जो है अपने करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से मैंने कुछ अभी जनवरी और फरवरी के कुछ करंट अफेयर्स में से कुछ टॉपिक्स लिए हैं जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपके लिए बेनिफिशियल होगा इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं साथ ही में बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि ये अपील मैं लास्ट में करता हूँ और इसलिए वजह से सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके सजेशन हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उनको मैं नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियोज़ में इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश करूँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जो है इम्पोर्टेंट अफेयर्स फॉर डुएट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसमें पहला जो करंट अफेयर्स है वो हम बात करेंगे सेंसस के बारे में, कि जो कि एनपीआर है। एनपीआर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर है ये जो है किसके ऊपर बेस्ड है? ये किसी भी देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो सिटीज़न है कि नॉन सिटीज़न है, इन सभी को इसमें हम शामिल कर सकते हैं। कोई भी एक इंडिविजुअल किसी एक प्लेस पर 6 महीने से रह रहा है या आगे 6 महीने तक रहने जा रहा है, तो उस इंडिविजुअल को हम एनपीआर में क्या करते हैं? काउंट कर लेते हैं। ठीक है, इसका रूल है। और साथ ही साथ जो है ये 2003 के जो रूल हैं हमारे सिटीजनशिप के, उसमें वो बताता है कि एनपीआर इज़ अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एनआरसी। तो एनआरसी की तरफ ये हमारा पहला स्टेप होता है एनपीआर। तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट है, नेशनल इशू है, नेशनल लेवल पर इस पर डिबेट डिस्कशन है, तो इसलिए हमको पता होना ज़रूरी है। ओके, और सिटीजनशिप को लेकर मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक के कॉन्स्टिट्यूशन के सिटीजनशिप के बारे में डिस्कशन किया गया है। अगर आप कोशिश करें, आप एक बार थोड़ा गो थ्रू हो जाए उन आर्टिकल्स के थ्रू, अगर उनसे कुछ क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आप उसको भी टैकल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है पढ़े भारत। पढ़े भारत का क्या इनिशिएटिव है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन एंड लिटरेसी ने इसको शुरुआत किया है, इसको लॉन्च किया है। ये 100 डेज का एक रीडिंग कैंपेन है। इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर टीचर हैं, कम्युनिटी में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या पेरेंट्स हैं, वो सभी मिलकर एक रीडिंग कैंपेन चलाएंगे, जिससे कि सभी को इंजॉयफुल जो रीडिंग करने की हैबिट हो जाए और एक रीडिंग जो है एक आम हो जाए। तो इसीलिए इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, इसमें बाल विकास यानी कि नर्सरी से लेकर के 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स को सभी को कवर किया गया है। सभी जो स्टूडेंट्स स्कूल गोइंग हैं उन सभी को कवर किया गया है प्राइमरी एजुकेशन तक, ताकि इस सब में रीडिंग की हैबिट हम बढ़ा सकें। क्योंकि हमारे जो मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं, इस तरीके के स्टूडेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि 8 लेवल में पढ़ रहे हैं लेकिन दे आर नॉट एबल टू रीड। ओके, तो दैट्स वाई this scheme has been launched by the Department of School and Education and Literacy. Okay, so next is Ministry of Education launched NEET 3.0 टू प्रोवाइड्स बेस्ट डेवलपमेंट टू एड सॉल्यूशंस। इस तरीके की जो आपसे ये नेट के ये एग्जाम के अंदर आपसे इसकी क्या पूछ लिया जाएगा, आपसे इसकी एब्रीविएशन देकर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जा सकती है ना। आपको ये स्टेटमेंट बनाकर या फिर आपको स्टेटमेंट बनाने के बाद इस क्वेश्चन को जो है आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये इसमें फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करता है बेस्ट डेवलप टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन इन द एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, सेकंड इज इनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। साथ ही किसका इस्तेमाल करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करता है, ताकि जो है लर्निंग को और भी इफेक्टिवली बनाया जा सके। और जो इसको AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो अप्रूव करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन AICTE विल फुल फॉर्म या इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो है नेट के एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं नेट क्वालिफाइड हूँ तो मुझे इसके पता है कि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इसका बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसका बेनिफिट्स ये होगा कि ब्रिजिंग करेगा। क्या करेगा? ब्रिजिंग जो डिजिटल डिवाइड है हमारी कंट्री के अंदर, जैसे कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो उसमें बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे थे जिनके पास टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स नहीं थे, लाइक लैपटॉप नहीं था, टैबलेट नहीं था, इंटरनेट का वाईफाई नहीं था और मोबाइल स्मार्टफोन नहीं था, जिसके वजह से दे आर नॉट एबल टू एक्सेस एजुकेशन एंड देयर क्लासरूम। बच्चों के पास नहीं था, वो जो है इससे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। इसलिए जो है ये डिजिटल डिवाइड को दिखाता है। इस डिजिटल डिवाइड को रोकने के लिए और उसमें भी इनिशिएटिव लेने के लिए, ताकि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं इफेक्टिवली, वो भी इसमें अच्छे से एनरोल होकर अपना
अपनी एजुकेशन को पा सकें। इसमें फर्स्ट ये है कि ब्रिजिंग करना है, ब्रिजिंग गैप, जो गैप है उसको डिवाइड, जो ब्रिज है उसको ख़त्म करना है, डिवाइड को कम करना है ताकि टेक्नोलॉजी जो आम कर सके। और ब्रेक्स डाउन करती है जोग्राफिकल बैरियर्स। जोग्राफिकल बैरियर्स फॉर एग्जांपल, अगर कोई सपोज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप इस टाइम पर स्टेट के, इंडिया के किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन आप इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से आप मेरी वीडियोज़ को ईजिली एक्सेस कर पा रहे हैं और ईजिली देख पा रहे हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजिकल मीन्स हैं जिनको आप यूज़ करके इन सब चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यह क्या है, ज्योग्राफिकल बैरियर्स को भी ये सब चीज़ें हटाती हैं। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च प्रोजेक्ट निर्मया इन असम। इसमें एक एनजीओ है, ये कोलेबोरेशन हुआ निर्मला स्वास्थ्य एंड सिस्को के बीच में, टेक कंपनी है, इन दोनों के बीच में हुआ है ताकि इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकें और स्ट्रेंथ कर सकें। क्या है स्ट्रेंथ कर सकें? पब्लिक हेल्थ केयर को, ताकि हम स्टेट के अंदर अच्छे से डिलीवरी कर सकें इस स्टेट को। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि ये स्कीम कौन से स्टेट में अभी लॉन्च हुई है, किस स्टेट में रनिंग कर रही है, तो आपसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा असम। ओके, तो नेक्स्ट इज स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज एंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट अंडर स्वच्छ भारत मिशन। ग्रे वाटर क्या होता है? पहली बात हम ये समझ लेते हैं, ग्रे वाटर वो वाटर होता है जो कि हमारे हाउस होल्ड से निकलता है, हमारे घरों से निकलता है, सीवर के थ्रू, जो हम कपड़े धोते वक्त, नहाते वक्त और घर की सफाई करते वक्त जो पानी हम यूज़ करते हैं, वो फिर पानी ड्रेनेज के थ्रू जो बहता है, उस पानी को क्या कहते हैं? हम ग्रे वाटर कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो इसमें जो ये जो लिया गया है, लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको शुरुआत किया गया है। और इसमें जो है एक इवॉल्व करना है एक ऐसा सिस्टम ताकि हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट को हम अच्छे से संभाल पाएँ और अपने वेस्ट मैनेजमेंट को अपने से अच्छे से कर पाएँ ताकि जो है उसका वेस्टेज कम हो। इसके जो 4 थीमेटिक एरियाज़ हैं, पहला है सोशल इंक्लूजन, जीरो डंप। जीरो डंप का मतलब ऐसी जगह पर, कम से कम ऐसी जगह बनानी है हमको जहाँ पर सॉलिड वेस्ट, जैसे आप देखते हैं आसपास की जगहों पर बड़े बड़े कूड़े के ढेर लग जाते हैं, गार्बेज ही बन जाते हैं, उनको रोकना। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करना है, ट्रांसपेरेंसी करनी है थ्रू डिजिटल एनेबलमेंट। ये इसके क्या है? 4 थीमेटिक एरिया हैं इस एरिया के। ठीक है, हरियाणा ने इसको अडॉप्ट किया है और हरियाणा इस पर अच्छे से काम कर रहा है। तो साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया ग्रे वाटर क्या होता है, और इट मेक्स 50 to 80% वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड। इसके प्रिंसिपल क्या है ग्रे वाटर मैनेजमेंट के? रिड्यूस, रीयूज एंड रिचार्ज। रिड्यूस, रीयूज एंड रिचार्ज। लेकिन आपको रिसाइकल में इसको आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिचार्ज। इनको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-2022, है ना, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ करता था, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ HRD भी नाम से भी जाना जाता था, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया गया। जैसे आप सभी को पता है हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसमें जो MHRD यानी कि MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को हटाकर अब क्या कर दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। ये लॉन्च की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2016 to 17 में लॉन्च किया है। इट इज एम्फेसिस इन प्रमोटिंग सेफ एंड एप्रोप्रिएट हाइजीन प्रैक्टिस इन स्कूल एंड बिहेवियर अमॉन्ग द चिल्ड्रन। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ताकि बचपन से ही स्कूल लेवल पर ही स्टूडेंट्स को इस तरीके की हैबिट बनाई जाए उनकी, ताकि वो अपने आप को साफ रखें, अपने आसपास सफाई रखें और हाइजीन रखें। और एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जब हमारा स्वच्छ भारत अभियान चला था 2015 में, तो उस टाइम पर भी बड़ा थीम यही था कि लोगों के बिहेवियर को चेंज करना है। उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि लोगों के बिहेवियर को चेंज करना है। अगर हम लोगों के बिहेवियर को चेंज कर पाएंगे तो हम इजीली स्वच्छ भारत को हम सच में स्वच्छ भारत बना पाएंगे, स्वच्छ भारत मिशन को सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो इसलिए अब स्कूल लेवल पर ही काम हो रहा है, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे होते हैं वही आने वाले फ्यूचर होता है किसी भी समाज का, किसी भी देश का। तो वहीं उसी लेवल पर अगर उनको बिहेवियर उनके अंदर ये डेवलप कर दिया जाएगा तो वो हमेशा हमेशा उनके साथ रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, और ये वॉश जो है इसकी फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। वॉश वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन हैव अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर स्टूडेंट इन देयर अटेंडेंस, ड्रॉप आउट्स एंड लर्निंग आउटकम्स। अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो बच्चों को जो है काफ़ी इसका इफेक्ट होता है, बच्चे की अटेंडेंस पर भी, उसके ड्रॉप आउट मतलब स्कूल छोड़ने का भी उसमें बड़ा रीज़न हो सकता है, और लर्निंग आउटकम जो आसपास वो सीखता है। ओके, नेक्स्ट इज इट ओपन्स टू ऑल कैटेगरीज ऑफ स्कूल। schools will be assured on virtually on 6 सब कैटेगरीज पर ये वर्क करेगा, जैसे कि वाटर, सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग विद सोप, ऑपरेटिंग मेंटेनेंस,
बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स। कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं उनके उसके लिए कितना तैयार है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या है कि दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल वो होता है जो ऑपरेट्स करता है एक इलेक्ट्रिक मोटर को, ना कि एक ऐसे इंजन को जो फ्यूल पर चलता है। तो अब हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, जैसे हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के डिफरेंट रीज़न हैं, हम सभी इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं। तो वो सब इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके, उनको रोका जा सके, हमारे नेचर पर उसका बुरा असर पड़ रहा है उसको रोकने के लिए जो हमारी व्हीकल्स हैं उनमें से निकलने वाले एमिशंस को ख़त्म करके हम जो है जीरो एमिशन की तरफ बढ़ें, यानी जीरो कार्बन की तरफ बढ़ें, ताकि जो है हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड को हम कम कर सकें और अपनी फ्यूल की भी जो एफिशिएंसी फॉसिल फ्यूल हम यूज़ करते हैं उसके भी इंपोर्ट को भी हम कम कर सकें। जैसे इंडिया एक इंपोर्टर है, बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, तो इसमें जो इसके फ़ायदे क्या होंगे, क्योंकि मिनिमाइज़ करेगा GHG एमिशंस यानी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करेगा, रिड्यूस करेगा क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल, यानी जो हम क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं उसको भी कम करेगा, मीट करेगा पेरिस एग्रीमेंट गोल, जो पेरिस एग्रीमेंट के जो हमने गोल्स बनाए हैं उनको भी ये मीट करेगा, उन तक पहुंचेगा। राइजिंग मोटराइजेशन रेट, यानी कि हम जो है ज़्यादातर लोगों को तक इन चीज़ों को पहुँचा सकते हैं, हम कम से भी कम जो है लोगों को ज़्यादा मोटर व्हीकल एक्सेस करा सकते हैं जिसमें कि वो जीरो कार्बन एमिशन हो, इसका कम से कम नुकसान हो हमारी पृथ्वी पर। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि वो चीज़ें नई चीज़ें आएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, फिर नई चीज़ें इवॉल्व होंगी, नई एडवांसमेंट आएंगे, नई स्टार्टअप्स होंगे, जिससे कि हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी इससे हम गेन कर सकते हैं। एक है PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये क्या होता है कि हर एक बैंक की जो कमर्शियल बैंक है उनकी जिम्मेदारी होती है कि कुछ ना कुछ अपने परसेंट को वो है पब्लिक सेक्टर लैंडिंग्स के लिए रखें। इसका मतलब ये होता है कि उस अमाउंट को बैंक को किसी न किसी ऐसे तबके को या ऐसे सेक्शन को लोन ग्रांट करना होता है, ताकि जो कि समाज में जो है लिक्विडिटी बनी रहे और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है जो वर्क नहीं कर पाते हैं अच्छे से बिकॉज उनके पास लिक्विडिटी यानी कि मनी नहीं है, तो उनको प्रोवाइड करा सके। तो इसलिए PSL का कॉन्सेप्ट है, नहीं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो इसमें जो है उसने RBI ने इंट्रोड्यूस किया है। तो RBI ने कहा है कि इसके हम जो स्कीम जब ला रहे हैं इसमें करंट प्रायोरिटी ये होंगी हमारी कि हम एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकें। जो हम PSL में देने वाले जो हमारे सेक्टर्स हैं उनमें हम एजुकेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्शन करना चाहता है या फिर कुछ खेती करना चाहता है तो हम उसको जो है लोन प्रोवाइड करा सकें PSL के अंडर में। ठीक है, एग्रीकल्चर, MSME, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर पैनल वगैरह लगाना, एजुकेशन अगर कोई एजुकेशन लोन लेना चाहता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या एक्सपोर्ट क्रेडिट, सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्टार्टअप्स या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए अच्छे लेवल पर काम कर सके और उनको ईजिली लोन ग्रांट हो जाए और वो जो है अपना आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट इज मेटावर्स। आपने इसके बारे में सुना होगा। मेटावर्स जो है अभी फेसबुक का ही ऑन है, ये न्यू वर्जन आया है और केरला में अभी एक वेडिंग भी हुई है जो मेटावर्स में हुई है, जो वर्ल्ड की फर्स्ट वेडिंग बन गई है ऐसी जो मेटावर्स में हुई है। इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ों को इंक्लूड करती है जैसे कि वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, अवतार एंड वन मोर होलोग्राम। ये इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है मेटावर्स? मेटावर्स एक डिजिटली डिज़ाइन किया होता है थर्ड डायमेंशंस में। जैसे मैं वर्चुअल रियलिटी अगर मैं बात करूँ, वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, जैसे कि आप मोबाइल पर गेम खेलते हैं लाइक PUBG खेलते हैं या फिर सैन एंड्रियास खेलते हैं या फिर और भी बहुत सारे गेम थे, तो वो सब वर्चुअल रियलिटी की आपको एग्जाम्पल हैं। अगर ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करें तो जैसे आपने पोकेमॉन गो खेला होगा तो उसके अंदर जो आप डिस्प्ले पर देखते थे वो डिस्प्ले के थ्रू ही दिखता था, लेकिन डिस्प्ले के बाहर अगर आप देखते थे कुछ तो आपको कुछ नज़र नहीं आता था। तो वो क्या थी हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी। होलोग्राम क्या होता है? होलोग्राम में जो लेजर बीम्स का यूज़ करके किसी की एक इमेज बना दी जाती है और हम वो सामने ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि वो हम ही हमारे सामने है, लेकिन एक्चुअली वो हमारे सामने नहीं होता है। और अवतार भी जो पर्सन इस दुनिया में नहीं है उनको भी हम इस तरीके से डेपिक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि लाइक वे भी हमारे साथ ही हैं, है ना। वो अभी शादी की मैंने बात बताई उसमें भी यही हुआ था कि जो पेरेंट्स थे उन्होंने वो दुनिया में नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने आके ऐसा आशीर्वाद दिया उनको शादी के टाइम पर। ये सब पॉसिबल हो पाया था मेटावर्स की वजह से, है ना। तो नेक्स्ट इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या है? ब्रेन ड्रेन जो है सबसे पहले एक थ्योरी आई थी जो दादा भाई नौरोजी ने कहा था इसके बारे में। ब्रेन ड्रेन उन्होंने बोला वेल्थ ड्रेन थ्योरी, यानी जितना भी इंडिया का वेल्थ था उसको क्या हो रहा था, वो जो ब्रिटिशर्स थे उसको ड्रेन को मतलब इस तरीके से सोख रहे थे, एब्जॉर्व कर रहे थे और जाकर ब्रिटेन में दे रहे थे। तो उन्होंने इस सब चीज़ को नोटिस किया अच्छे से, तो उन्होंने एक थ्योरी लिखी जो जानी जाती है आज किस नाम से, वो जानी जाती है वेल्थ ड्रेन थ्योरी। यानी हमारी जो वेल्थ है वो किस तरीके से दूसरी तरफ बह रही है, कि उस दूसरी तरफ जा रही है। इसी तरीके से हमारा ब्रेन ड्रेन, जितने भी हमारा जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने हमारे अच्छे हाई फाई पढ़े लिखे जो मतलब हायर एजुकेशंस में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं एकेडमिकली भी और अच्छी तरीके से लाइफ में
बड़े बड़े एग्ज़ाम को उन्होंने क्रैक किया है, लाइक सुंदर पिचाई हम कह सकते हैं, या फिर और भी बहुत एग्जाम्पल हैं हमारे पास। तो उन सबको वो क्या है कि मैं इंडिया से बड़े हैं, इंडिया के सब कुछ हैं, लेकिन वो उनका जो सब स्किल्स है, जो उनका जो पोटेंशियल है वो हमारे ही कंट्री के लिए नहीं यूज़ हो पा रहा है, वो दूसरे कंट्री के लिए यूज़ हो रहा है। तो वो उसको क्या बोल रहे हैं हम, ब्रेन ड्रेन। क्योंकि हमारी जो विरासत थी क्योंकि वो इंडिविजुअल हमारे देश का पार्ट है, और वो उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो उसका यूज़ जो है इंडिया के लिए नहीं, अपनी खुद की कंट्री के लिए नहीं, बल्कि दूसरी कंट्री के लिए हो रहा है। तो ये क्या होता है, ब्रेन ड्रेन होता है। यानी कि हमारा ब्रेन जो है, एक इंटेलेक्चुअल्स जो हैं हमारे, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, वो कहीं और जाकर वर्क कर रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। इसमें क्या होता है कि इसमें एक रिपोर्ट ने बताया कि कम से कम 8 लाख बच्चे हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाते हैं। 8 लाख बच्चे अपने हायर एजुकेशन के लिए इंडिया से कहाँ जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं। वो कितना खर्च करते हैं, वो खर्च करते हैं इंडिया के 1% जीडीपी वहाँ पर, जो कि $28 बिलियन होता है, $28 बिलियन। और ऑफ कोर्स ऑफ दिस अबाउट $6 बिलियन आर फीस, यानी $6 बिलियन उनकी फ़ीस होती है, जो कि बैठता है ऑलमोस्ट 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ बनता है। उसमें एक एस्टिमेट इस तरीके से लगाया जाता है कि अगर इस तरीके की ये पैसा अगर इंडिया में ही खर्च हो तो हमारे यहाँ पर कई नई IITs बन सकती हैं, ISER बन सकती हैं, और JNU जैसे एलीट इंस्टीट्यूट भी बनाए जा सकते हैं इतने पैसे में। तो इसमें हमारा ब्रेन भी हो रहा है, वेल्थ भी हो रहा है, दोनों चीज़ में ड्रेन हो रही है। तो हमारे कंसर्न की बात है। अगर आप किस तरीके से कोई सवाल पूछ लेते हैं तो आप उसका जवाब दे पाएँ। ओके, तो नेक्स्ट इज़ मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक इंडिविजुअल जो होता है वो नाली के अंदर या बड़े सीवर के अंदर उतर के वहाँ की सफाई करता है, जो कि आपने आम आसपास में देखा होगा, जो कि ये इलीगल है, जो कि अब यहाँ पर प्रोहिबिशन है इसके ऊपर। तो इसके बारे में भी अगर आप सोशल वर्क का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। और मैं अपनी इंडिविजुअली राय बताऊँ तो मैं इस काम को भी एक इंडिविजुअल की या एक ह्यूमन की डिग्निटी के अगेंस्ट मानता हूँ। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ओपिनियन ये है कि इसके लिए IITs जो हैं वर्क करें, ताकि कैसी मशीनरी डेवलप हो सके जिससे कि वो इस तरीके के एक ह्यूमन बीइंग जो है, एक इंडिविजुअल, वो ना जा करके मतलब नाली में ना उतर के या सीवर में ना उतर करके वो मशीन के थ्रू ही उसको सफाई कराई जा सके। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मतलब इस तरीके की मशीन आएँ, और आ भी गई हैं, लेकिन वो बड़े लेवल पर और आ जाएँ। तो मैं भी ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है ये भी ह्यूमन डिग्निटी के भी अगेंस्ट मैं मानता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। राष्ट्रीय युवा तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से है, जो डिसाइड करा है कि इसको स्कीम को कंटिन्यू रखेंगे आगे के लिए 2025 से 2026 तक। और उसके बाद ये सेंट्रल स्कीम है। इसका एम है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, इंडिविजुअल्स का, यूथ्स का, और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करना। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंदर और भी स्कीम्स चलनी, जैसे नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल यूथ कॉर्प्स, नेशनल यंग लीडर्स एंड प्रोग्राम एक्सेट्रा। इस स्कीम के जो बेनिफिशियरी होंगे, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बेनिफिशियरी की एज क्या होगी। आप तो देख सकते हैं 15 to 35 या 15 to 45, बट इसका आंसर है 15 to 39 ईयर्स। ठीक है, ये एडोलेसेंट्स के लिए स्पेसिफिक कंपोनेंट बेनिफिशियरीज आर एज ऑफ ग्रुप 10 to 19 के लिए जो एडोलेसेंट्स हैं उनको भी इसमें अंडर लिया गया है। तो याद रखना, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आप इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। मिनिस्ट्री भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च करें स्माइल, यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम। इसका नाम क्या है, स्माइल। स्माइल स्कीम के थ्रू जो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उसके वेलफेयर के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए ये स्कीम लाई गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसको ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने नहीं किया है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसने इसको लॉन्च किया। नाम क्या है, स्माइल। तो स्माइल की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म है इसकी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम। ठीक है, इसी सेंट्रली स्कीम है जो प्रोवाइड करती है, जो मैंने आपको बताया। ये स्कीम जो इम्प्लीमेंट होगी 2021 से लेकर 2025 और 6 तक रहेगी ये स्कीम। इस स्कीम का जो स्माइल है वो सेंट्रल ने दिया है, सेंटर की तरफ से रहेगी। और इसमें क्या स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की गई है। अगर कोई 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो भी उसके एजुकेशन में खर्चा होगा, जो भी स्कीम्स आती हैं, उनके लिए स्पेसिफिक स्कीम बनाए गए हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उनको स्किल्स डेवलपमेंट एंड लिवलीहुड उनको देना है, जो PM दक्ष के अंदर में आता है। अब PM दक्ष के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ के जाएँ, इसकी फुल फॉर्म पढ़ लें और उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लें, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, स्कीम फॉर
स्किलिंग एंड मार्जिनलाइज्ड पर्सन। फिर उसके बाद हाउसिंग फैसिलिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ गरीब अग्रह, यानी कि इसको हाउसिंग फैसिलिटीज़ देनी है और इसमें जो है हमें साथ साथ इनको शासित प्रोवाइड कराना है, फूड भी, क्लोथिंग भी और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, स्किल डेवलपमेंट, ये सब प्रोवाइड कराना है। सेटिंग अप फॉर द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन, इस ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन के लिए हर स्टेट में मॉनिटर केसेस ऑफ, जो अगर उनके खिलाफ कुछ होता है तो हर स्टेट में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो उनके सबको प्रोटेक्शन करेगी। कंपोजिट मेडिकल हेल्थ पैकेज इन कवरेज इन पीएमजे, पीएमजे के अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर भी जितने भी स्कीम्स होती हैं या जो भी उनके लिए होता है, अब हेल्थ फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करा सकें वो सब उनको मिलेगा। ई सर्विसेज के अंदर नेशनल पोर्टल, हेल्पलाइन वगैरह, अगर कोई भी चीज़ें उनको खिलाफ होती है तो आप उसके लिए वो अप्लाई भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें उनको हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी अप्लाई इस स्कीम के थ्रू डिमांड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस स्कीम का ये भी है कि वो बैगिंग को रोक सकें। जो बैगिंग में इंडल्ज हैं, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी बैगिंग को भी रोका जा सके और ताकि उनको शेल्टर होम वगैरह प्रोवाइड करा सके और उनका कॉम्प्रहेंसिव रिसेटलमेंट कराया जा सके और उनको भी समाज में न्याय दिला सके। ठीक है। 13th है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च द स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTS। DNTS का मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब्स, है ना। डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में बात की, ये अम्ब्रेला स्कीम है जो कि किसके बारे में बात करती है, डी नोटिफाइड या नोमैडिक या सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के बारे में ये बात करती है। इसके 4 कंपोनेंट हैं। एजुकेशनल एम्पावरमेंट, फ्री कोचिंग देगी ये। फ्री कोचिंग किसके लिए देगी, जो सिविल सर्विसेज की यानी UPSC की तैयारी करते हैं या स्टेट PCS की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी तैयारी कराएगी फ्री में। और उसको जो अगर प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं लाइक मेडिसिन, इंजीनियरिंग या MBA, तो उसके लिए भी ये स्कीम्स जो है ये इनको ताकि बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी है। जो डी नोटिफाइड और नोमैडिक और सेमी नोमैडिक जो ट्राइब्स हैं उनके लिए ये स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, हम सोचते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको दिया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब या मिनिस्ट्री ऑफ ST जो है मिनिस्ट्री ऑफ शेड्यूल ट्राइब की जो मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया होगा, लेकिन नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया है, जिसके नाम से किसके नाम जानते हैं, सीड। सीड जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर सीड जैसे बीज को नाम से आप याद रखते हैं, बीज हम जंगल में बोते हैं, खेत में बोते हैं और मोस्टली आदिवासीज को हम वहीं से मतलब एक इमेजिन करते हैं कि वो वहीं पर रहने वाले थे। सीड जंगल, ज़मीन, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि सीड स्कीम जो है जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनके लिए है। ठीक है। और साथ ही साथ जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ इंश्योरेंस है उनके लिए PMJ के अंदर वो सब प्रोवाइड कराया जाएगा, लिवलीहुड के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसमें इनको 200 करोड़ रुपए का इनको इसमें एलोकेशन हुआ है। और ये स्कीम 2021 से लेकर 2022 तक इसकी डेडलाइन शुरुआत की गई है और डेडलाइन भी इसके 5 ईयर की इसकी डेडलाइन तैयार की है। ठीक है। इसमें डेवलपमेंट होगा वेलफेयर बोर्ड का, जो DNTTs का मतलब डी नोटिफाइड शेड्यूल, डी नोटिफाइड ट्राइब्स एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड नोमैडिक ट्राइब्स, इन सभी के बारे में एक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट बोर्ड होगा। और जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स था वो पहले कॉलोनियल एरा में दिया गया था इसको, जो 1981 में एक्ट बना था, लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया ने नया कानून बनाया जिसका नाम था इट वॉज रिप्लेस द हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 1952। आप इसके बारे में भी आप सवाल से आपसे बन सकता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से आपसे क्वेश्चन बन सकता है IUCN से रिगार्डिंग, जो कि इसमें डेटा एनालिसिस असेसमेंट होता है, ये 1948 में हुआ था। इसकी मेंबरशिप इंडिया, इसमें जो गवर्नमेंट भी एनरोल कर सकती है, गवर्नमेंट भी इसका पार्ट बन सकती है और उसमें जो है सो सिविल सोसाइटीज़ जो है वो भी इसमें रजिस्टर कर सकती हैं। ठीक है। सिविल सोसाइटीज़ में रजिस्टर कर सकती हैं, आपसे स्टेटमेंट में बना देंगे ओनली गवर्नमेंट एनरोल कर सकती है सिविल सोसाइटी, तो आप इसका आंसर है दोनों कर सकती हैं। ठीक है। और ये जो इसका हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है, इंडिया इसका मेंबर है। इसमें जो प्राइवेट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कैन नॉट बी IUCN मेंबर इवन इफ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर इन लाइन विद IUCN। जो नॉन प्रॉफिट, जो प्राइवेट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए वर्क करती हैं वो इसका मेंबर नहीं हो सकती हैं। ठीक है। चाहे वो उन्हीं के पैटर्न पर वर्क करती हैं, बट जो प्रॉफिट गेन करती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन इनका पार्ट नहीं बन सकती। प्रेजेंटली 59 साइट्स हैं, 16 कंट्रीज हैं हैव मेड इट टू द लिस्ट, बट इंडिया की कोई भी साइट जो है करंटली इसका लिस्ट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको रूसा के नाम से जाना जाता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑफ कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर के हद बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च करेगी इसको। ये स्कीम जो है रहेगी 31 मार्च 2026 तक रहेगी और ये सेंट्रली स्पॉन्स स्कीम है, 2013 से चल रही है। इसका मतलब इसको मकसद ये है, सिक्स टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको जो है स्ट्रेटेजिक फंडिंग प्रोवाइड
करा सके अगर कोई चाहता है तो। अंडर द न्यू स्कीम्स रूसा एम्स टू रीच आउट टू अनरिजर्व्ड अंडर रिजर्व्ड एरियाज, रिमोट एंड रूरल एरियाज। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले जो लोग हैं, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, जो माओवाद जैसी विचारधारा को फॉलो करते हैं या गवर्नमेंट के अगेंस्ट वर्क करते हैं, उनको भी जो है हायर एजुकेशन के अंदर लाया जा सके, उनको जो मेन स्ट्रीम में जोड़ा जा सके। ये भी इस स्कीम का पार्ट है। क्या है इसका? रूसा, ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का रूसा है। तो ये हमारा चैनल है का नाम है अकेडमी ऑफ सोशल वर्क। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है MD नदीम त्यागी और मेरा ईमेल एड्रेस है mdnchaudhary810@gmail.com। आप अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी है कुछ भी तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आएगी मैं उस पर कोशिश करूँगा जो रिसेंटली अवार्ड्स आए हैं या बुक्स आए हैं जिससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आपको ईजिली ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ। इसमें मैंने 2 महीने करंट अफेयर्स को जो है कवर किया, इसमें जनवरी और फरवरी, और उसमें आगे भी अभी 2 से 3 वीडियो और आ सकती हैं, आपके करंट अफेयर्स में कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप जो है क्या करें, हाँ मेरी एक वीडियो है स्कोप एंड इंट्रोडक्शन सोशल वर्क है, इंट्रोडक्शन इन सोशल वर्क ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। उस वीडियो को जरूर देख लें। मेरे इस चैनल को यूट्यूब की वीडियो उसको अगर स्क्रॉल करेंगे तो सेकंड लास्ट जो मेरी वीडियो जो फर्स्ट से बाद सेकंड है वही मेरी वो वीडियो है, उसको एक बार देख लें। और उसको देखने के बाद आपको सोशल वर्क के बारे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सोशल वर्क क्या है, सोशल सर्विस और सोशल वर्क में क्या डिफरेंस है, अब सब चीज़ों के बारे में जान जाएंगे। और एक वीडियो में मैथड्स पर ऊपर लेकर आऊँगा, सोशल वर्क मैथड। सोशल वर्क के मैथड्स क्या होते हैं, हर एक प्रोफेशनल्स के मेथड्स होते हैं, वे होते हैं, तरीके होते हैं काम करने के। उसी तरीके सोशल वर्क के भी मेथड्स हैं जो कि 6 मेथड्स हैं। मैं उसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। अभी नेमली आपको बता देता हूं, जो कि पहला है केस वर्क, दूसरा है ग्रुप वर्क, तीसरा है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है हमारा सोशल एक्शन, फिर हमारा सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद है हमारा सोशल रिसर्च। तो ये हमारे 6 मेथड्स हैं सोशल वर्क के। आप इनके ऊपर में थोड़ा ब्रीफली आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।